फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ऑलरेडी मैंने इसका एक सेशन अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बात करने की कोशिश की कि यूरोपीय के भारत आगमन के बारे में। यूरोपीय मतलब पहला यूरोपीय जो भारत आए पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, किस कारण से भारत ने उन्हें आकृष्ट किया, भारत के अलग अलग संपत्तियों ने उन्हें आकृष्ट किया, जिसके कारण से औपनिवेशवादी यानी कॉलोनिज्म के चलते उन्होंने भारत की खोज की। इसके पश्चात आस्ते आस्ते वो भारत पे पहुंचे, पुर्तगाल से धीरे धीरे क्या है वो भारत की ओर पहुंच गए। भारत में पहुंचने के बाद वो आए थे तो बिजनेस करने के लिए, पर आस्ते आस्ते पूरे भारत को कैप्चर कर लिया। उन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग कोठियां बनाई, जिसकी देखरेख करने के लिए उन्होंने वायसराय की नियुक्ति की। फ्रांसिसो द अल्मेडा जैसे अलग अलग वायसराय की नियुक्ति की, जिनका मुख्य काम था भारत में उनके बिजनेस को देखरेख करना। उस वक्त पुर्तगाली अकेले थे भारत में, मुगलों का शासन था, पर विदेश मतलब यूरोपियों से आने वाले ये एकमात्र थे, इसलिए इन्होंने अच्छे से भारत को लूटा। पर ज़्यादा दिन तक एक चीज़ चलती नहीं है और पुर्तगालियों के देखा देखी कैसे डच भी भारत में एंट्री कर गए। 1598 ईस्वी में डच भारत में एंट्री की। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट में जो पार्ट है इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। आने के पश्चात उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं श्रीलंका में भी अपना राज बनाया और उनके आने के बाद पुर्तगालियों को दिक्कत होने लगी। उन्होंने पुर्तगालियों की जो एक छत्र जो राज था उनको तोड़ना शुरू किया और आस्ते आस्ते उन्होंने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब जंगल में दो शेर हो चुके थे, पुर्तगाली और डच। पर प्रॉब्लम तब हो गई जब सबसे बड़ा शेर अंग्रेज आकर पहुंच गए 1600 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे सबसे बड़े शेर की कहानी, यानी 1600 ईस्वी से शुरू करेंगे। हम लोगों को यूरोपीय के बारे में पढ़ना है, उसमें से मुख्य जो इंपॉर्टेंट जो है वो है पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इन तीनों के बारे में हम लोग ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। अंग्रेज के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पर थोड़ा सा मैं इनको एंट्री करवा दूँ भारत में, कैसे भारत में आए, उसके बाद डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो डचों के पश्चात एक और शेर अंग्रेज का भारत में आगमन होता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न होके बनता है कि आखिर अंग्रेजों को भारत का पता कैसे चला। तो जैसे आजकल की कंपनियां हैं, पेप्सी, कोला, ये सब कंपनियां हैं, ये अपना प्रिपरेशन सीक्रेट किसी को नहीं बताती कि कैसे ये चीज़ें बनाती है, ठीक है, चाहे पेप्सी हो, कोला हो, जो भी कोल्ड ड्रिंक हो। इसी तरह से इसमें इसके पहले डच और पुर्तगालियों का राज था। तो आखिर अंग्रेजों को इन सारी चीज़ों का पता कैसे चला भारत की। तो बाकी देशों के तरह अंग्रेज भी औपनिवेशिकवाद यानी कॉलोनिज्म के लिए, अपने विस्तार के लिए, मतलब अपने व्यापार के विस्तार के लिए अलग अलग देश की खोज में थे। तो हुआ ये कि अंग्रेज बहुत लोगों से भारत के जो पैसे या तो मसालों के बारे में सुनते आ रहे थे, पर उनके रास्ते के बारे में उनको पता नहीं था। पर 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक अंग्रेज नाविक जो था उसने सारा पासा पलट दिया। तो उसने क्या किया, सर फ्रांसिस ड्रेक ने, जो अंग्रेज नाविक था, उसने लिस्बन जाने वाली एक जहाज को लूट लिया। वो किसका जहाज था? पुर्तगालियों के एक जहाज था जो कि भारत से मसाले और सारी चीज़ें लेके जा रहा था। उस जहाज को उन्होंने लूट लिया अंग्रेज ने। तो उस जहाज के लूटने के पश्चात उस जहाज से उन्हें एक मानचित्र यानी मैप भी प्राप्त हुआ जिसमें कि भारत जाने का रास्ता था। बस इस कारण से अंग्रेजों को भी भारत का रास्ता पता चल गया। तो जब पता चल जाए तो कोई छोड़ने वाला थोड़ी है। तो जब पता चला तब जितने भी व्यापारी थे उस वक्त वहाँ पे, कहाँ पे, अंग्रेजों के व्यापारी जो थे लंदन में, उन्होंने क्या किया, एक यूनिट बनाई, सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि ग्रुप का नाम क्या था, ब्रिटिश मर्चेंट जो एडवेंचर नाम का गठन किया। 1599 का में गठन किया व्यापारिक समूह ने, और सभी ने मिलकर जो है ये भारत में व्यापार करने के बारे में सोचा। पर वहाँ पे ऑलरेडी एक गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी उस समय? एलिजाबेथ की। तो वो सारे मर्चेंट मिलके उस वक्त कहाँ गए? महारानी एलिजाबेथ के पास जाके उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। कहाँ? ईस्ट साइड में, यानी भारत की ओर बिजनेस करना चाहते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ ने उस वक्त एक चार्टर मतलब एक आदेश जो है वो सैंक्शन किया। कब किया? 1600 ईस्वी में। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। उस कंपनी का काम क्या था कि ईस्ट में जितने भी देश है वहाँ से बिजनेस करना। तो शुरू में क्या था कि 15 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इन व्यापारियों को। किनको? जो ब्रिटिश मर्चेंट जो एडवेंचर नाम के जो व्यापारी थे उन सबको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 15 साल में, 1600 में। बाद में 1609 में ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के लाइफ टाइम कर दिया गया।
तो सारे भारत पहुंच गए। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न बनता है, हम लोग प्रश्न को भी धीरे धीरे देखते ही जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था। डेफिनेटली उस वक्त तो प्लेन नहीं था, बाकी चीज़ें जो उतनी डेवलप्ड नहीं थी, तो वो लोग जहाज से ही आए होंगे। तो ये प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है, यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, बहुत सारे में, कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो भारत जो सबसे पहले अंग्रेजी जहाज आया था वो कौन सा था, रेड ड्रैगन। कब लॉन्च हुआ था, 1595 में लॉन्च हुआ था। रेड ड्रैगन नाम का जहाज सबसे पहले भारत पहुंचा था। तो भारत पहुंचने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में हुई। उसके बाद हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति का जो है नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसका पूरा नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो एक प्रश्न बनता है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा लाया गया समुद्री जहाज कौन सा था। हॉकिंस को जो है भारत में भेजा गया था स्पेशली किस लिए, कि सारे राजाओं से मिलने के लिए, ताकि वो अपने ट्रेड को बढ़ा सके। तो हॉकिंस जो है वो जहाज से आया था। एक जहाज के बारे में हम लोग देख लिए, रेड ड्रैगन सबसे पहले भारत आया। एक और जहाज जिससे हॉकिंस भारत आया उसका नाम हेक्टर था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया। वो कहाँ पे आया था, सूरत में आया था 1608 ईस्वी में। हॉकिंस जो है अपनी जहाज के साथ भारत पहुंच गया। भारत पहुंचने के बाद उसने क्या किया, वहाँ के जो राजा थे, अभी तात्कालिक राजा भारत के उस समय कौन थे, कोई ना कोई तो राजा होंगे। मुगल का साम्राज्य वहाँ पे था, तो कौन राजा थे वहाँ पे उस वक्त जहांगीर का शासन था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने याचना की कि हमें ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमें अनुमति चाहिए। पहले तो इन्हें जो है मना कर दिया गया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। प्रथम अंग्रेज कौन था जहांगीर के दरबार में आने वाला, जैसे हम लोग देखें कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कब आया था, 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया। आके उन्होंने याचना की कि हमें भारत में ट्रेड करने के लिए अनुमति चाहिए, ताकि आप लोग के मुगल साम्राज्य में हम लोग जो है बिजनेस कर पाएँ। पर उन्हें ट्रेड करने की अनुमति नहीं मिली। तो उन्होंने फिर भी जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोल दी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जगह पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी जो है मछलीपट्टनम में खोली। ये देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये मछलीपट्टनम है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। कुछ जगहों पे जो है सूरत नाम आता है, व्यापारिक कोठी जो है खोली गई थी, ये देख सकते हैं। पर ये क्या था, व्यापारिक कोठी क्या किसे कहते हैं, कि चारों ओर से घेराबंदी हो, ठीक है, जिससे कि कोई एंट्री ना कर पाए, और बीच में जो है उनकी ऑफिस होंगी या ट्रेडिंग के लिए जो है उनका ऑफिस होता है। तो ये कहाँ पे खोली थी सबसे पहले व्यापारिक कोठी, जैसे आप देख पा रहे हैं मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। कहीं कहीं सूरत की बात आती है, आप लोग इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा। सूरत जो है में जो व्यापारिक कोठी लगी थी वो जहांगीर के फरमान के बाद में जो थॉमस जो रो आए थे, उसके बाद जो है जहांगीर ने मुगल साम्राज्य में अपने व्यापार जो है अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी थी। तो मुगल साम्राज्य में जो पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो सूरत में खोली गई थी 1613 ईस्वी में। पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली गई थी 1611 ईस्वी में। ठीक है, तो अगर नॉर्मली पूछा जाए कि कहाँ खोली गई थी तो मछलीपट्टनम होगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो सूरत आप लोग मार सकते हैं, क्योंकि ये सूरत जो था वो जहांगीर के फरमान के बाद मुगल साम्राज्य में पहली व्यापारिक कोठी थी जो 1613 में खोली गई थी, 1611 में मछलीपट्टनम में। जो 1609 में जब जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस पहुंचा तो उनको अनुमति प्राप्त करने की नहीं मिली। तो वो क्या हुआ, निराश हुए, असफल हुए अंग्रेज पहली बार। पर 1615 ईस्वी में जो थॉमस रो हैं वो उनको फिर से भेजा गया भारत बात करने के लिए, और 1619 ईस्वी तक उन्होंने वहाँ पर रुका, और 1615 ईस्वी में फिर से वो मुगल दरबार में गए और अल्टीमेटली उन्होंने उनको मना लिया और मुगल साम्राज्य में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोल दी। कहाँ खोली, सबसे पहले देख सकते हैं आप सूरत में खोल दी। पहले तो मछलीपट्टनम में था, पर उनके जो है मुगल साम्राज्य में पहली कोठी सूरत में खोल दी। उनके बाद उनका व्यापार बढ़ता ही गया। तो जब मछलीपट्टनम की बात आई है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मछलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो मछलीपट्टनम जो है वो गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था। 1615 में सर थॉमस रो के मुगल साम्राज्य में जाने के पश्चात जो उनको परमिशन मिल गई पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी वो बिजनेस कर सकते थे, तो उसके बाद कई जगह पे उन्होंने व्यापारिक कोठियाँ खोलनी शुरू कर दी। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पे व्यापारिक कोठियाँ शुरू कर दी। इनमें से एक मद्रास भी था, मद्रास में भी उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा किले का नाम क्या था।
तो मद्रास में जो व्यापारी कोठी खोली गई उनका नाम क्या रखा गया था, आपको बताना है। जो किला बनाया गया था तो उनका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1644 ईस्वी में बनाया गया। इसे किसने बनवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे नाम के जो अंग्रेज थे उन्होंने इसे बनाया था। उस वक्त ये बहुत चर्चे में रहा क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया सबसे पुराना चर्च जो है वो यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये चर्च माना जाता है। ये बहुत ही पुराना है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। इसे बनाया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फ्रांसिस डे ने। तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत में क्या है कि अंग्रेजों द्वारा भेजा गया जो दूत है टॉमस रो भारत आ गया। उन्होंने आने के पश्चात जो है मुगल दरबार में गया और उनको मुगलों को मना लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा भेजे गए राजदूत जो थे सर टॉमस रो जो हैं वो भारत कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में वो आए थे। उसके बाद वो जो जहांगीर के जो किला था, कहाँ पे था किला? अजमेर में। वहाँ गए, उनसे मुलाकात की और उनके सामने जो है सर झुका के उनसे व्यापार करने की याचिका मांगी। तो इसके फलस्वरूप क्या है कि वो तो उसमें राजा थे, दयालु थे, उन्होंने अल्टीमेटली जो है उनसे प्रसन्न होकर उनको दे दिया कि लीजिए सारे मुगल क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हैं। तो कि जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जहांगीर के सामने कैसे टॉमस रो थे। इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? ये बहुत ही बड़ा कदम था कि अंग्रेजों ने मुंबई में अपनी मुख्यालय बना लिया 1987 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने अपना मुख्यालय जो हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया। इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। हुआ ये कि 1662 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों की जो महारानी थी, क्या थी नाम था उसका? जो कैथरीन नाम की महारानी थी, उनका शादी जो है हो गया किसके साथ? उनकी मैरिज हो गई किसके साथ हो गई? इंग्लैंड की जो राजा थे उस वक्त के किंग्स चार्ल्स द्वितीय जो अंग्रेज थे उनके साथ उनके विवाह हो गया। तो उस वक्त क्या है कि पुर्तगाली के दुश्मन थे अंग्रेज पर, क्या है विवाह होने के कारण दोनों एक हो गए और जिसके कारण से क्या है कि पुर्तगालियों ने मुंबई को दे दिया अंग्रेजों को। तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया। किसे? जो इंग्लैंड को दे दिया। और इंग्लैंड ने क्या किया? उसे खुद की संपत्ति समझ के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उसमें इंग्लैंड क्या करेंगे, जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंग्लैंड तो वहाँ पे हैं और यहाँ पे मुंबई को वो क्या करेंगे, कोई काम नहीं था। इसलिए क्या किया कि उस वक्त जो है इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज कर रही थी उस वक्त भारत पे, इसलिए क्या किया 10 पाउंड में प्रतिवर्ष की दर से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुंबई दान में दे दिया। ठीक है, तब मुंबई की स्थापना हुई। तो एक बड़ा प्रश्न क्या बनता है कि मुंबई में पहले अंग्रेज का मुख्यालय कहाँ था? क्योंकि मुंबई में तो मुख्यालय बन गया, उसके पहले मुख्यालय तो कहीं होगा। कहाँ था मुख्यालय? सूरत में था, मतलब गुजरात में था। और 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय जो है सूरत से स्थानांतरित करके कहाँ ले आया? मुंबई ले आए। और मुंबई जो है में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, कि भारत में गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया गया वो किसके याद में बनाया गया, कब बनाया गया? 1911 में बनाया गया था, जब भारत में जो सम्राट जो थे, राजा जो थे इंग्लैंड के, जॉर्ज पंचम और महारानी जब आई, उसके साथ जो है महारानी मैरी आई थी, तो उनके आगमन के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कब बनाया गया था? जो 1911 में शुरू हुआ था और 1924 में इसका काम पूरा हुआ था। तो मुंबई की स्थापना की गई। तो ये एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंबई का वास्तविक जो है संस्थापक किसे माना जाता है, स्थापना किसने किया? तो गोराल्ड अंगियार को मुंबई का जो है संस्थापक माना जाता है, फाउंडर। उसी ने मुंबई का फाउंडर किया था। मुंबई जो उस वक्त बम्बई के नाम से मशहूर था, अब जो है मुंबई हो गया है। बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? गोराल्ड अंगियार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब बम्बई की बात आई तो हम लोग चलिए बाकी थोड़े जो इंपॉर्टेंट है मेट्रो उनकी भी बात देख लेते हैं। कोलकाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए कि कोलकाता का फाउंडर कौन है, अर्थात कोलकाता का फाउंडेशन किसने किया? तो जॉब जो चार्नक थे उन्होंने कोलकाता का फाउंडेशन किया था, जॉब चार्नक। इसके अलावा नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उनका फाउंडेशन किसने किया? तो एडविन लुटेंस ने जो है, एडविन याद रखिए, एडविन लुटेंस ने नई दिल्ली का फाउंडेशन किया था। इसके अलावा अगर मद्रास के बारे में पूछा जाए, मद्रास का फाउंडेशन अभी तो चेन्नई नाम हो गया है, उस वक्त मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास का फाउंडेशन किसने किया? फ्रांसिस डे ने मद्रास का फाउंडेशन किया। सारी चीज़ें आप लोग जरूर नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 7 आश्चर्य है वो उनमें आगरा का ताजमहल भी आता है। तो आगरा का किसने किया था फाउंडेशन? सिकंदर लोदी ने किया था। तो उन्होंने मुंबई में फाउंडेशन कर दिया, 1987 ईस्वी में मुख्यालय बना लिया। उसके पश्चात क्या हुआ? उन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाते गए। अब बढ़ाने के पश्चात वो
बड़ा जब उनको विजय तब प्राप्त हुई जब वो बंगाल में एंटर कर गए। हुआ ये कि 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है अंग्रेजों के लिए। किसने दिया? सुल्तान शुजा ने दे दिया। 1651 ईस्वी में सुल्तान शुजा ने मात्र 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजों जो कंपनी थी उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और उसी के फलस्वरूप क्या है कि 1698 ईस्वी में कोलकाता का स्थापना हुआ और फोर्ट विलियम्स की भी स्थापना हो गई। तो जैसे मैंने बताया कि सुल्तान शुजा ने जो है मात्र 3000 रुपये में, वार्षिक 3000 रुपये में जो है अंग्रेजों को बंगाल में बिजनेस करने का जो है खुला छूट दे दिया। तो अंग्रेज बंगाल में जो बिजनेस करने गए तो अपनी कोठी कहीं स्थापित करेंगे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की उन्होंने? तो हुगली में स्थापित किया, जो बंगाल में है हुगली। हुगली जो है गंगा नदी के किनारे है हुगली, तो हुगली नदी के किनारे है, सॉरी दोस्तों, हुगली है। तो कहाँ स्थापित किया? हुगली में। कब किया? 1651 ईस्वी में। इसके बाद फोर्ट विलियम्स की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम्स क्या था? अंग्रेजों का एक देख सकते हैं किलाबंद चौकी था, अभी भी कोलकाता में है। तो फोर्ट विलियम्स जो है वो कोलकाता का प्रथम, जो कोलकाता में बनाया गया, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स आयर जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम्स के। ये जो फोर्ट विलियम्स बनाया गया वो इंग्लैंड के राजा जो थे, जो क्या नाम था, विलियम तृतीय के नाम पे रखा गया था फोर्ट विलियम्स, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? चार्ल्स आयर। बंगाल में एंट्री के बाद उनका तो शासन बढ़ता ही गया, ठीक है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था, क्योंकि जब वो भारत आए तो मुगलों में भी तो किसी का शासनकाल होगा, तो किसका शासनकाल था? तो उस वक्त जो है वो अकबर का शासनकाल था, क्योंकि 1600 में अंग्रेज आए थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पर जो अंग्रेज भारत आगमन के समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, तब अकबर थे। पर जब वो भारत आए, कब आए वो? 1608 ईस्वी में जो भारत आए, जब उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली, उस वक्त जहांगीर का शासनकाल था। कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं बार बार बताया कि हॉकिंस कहाँ किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में नहीं, जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय जो है वो अकबर थे, पर अंग्रेज जब भारत आ गए उस वक्त जहांगीर का शासनकाल था। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अंग्रेजों को एक बड़ी सफलता तब मिल गई जब फारकूशियर कौन थे? फारकूशियर कौन थे? जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया। उसके बाद शासन किसके हाथ में चला गया? फारकूशियर। उन्होंने क्या किया कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह जो थे फारकूशियर, उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद तो अंग्रेजों की चांदी ही चांदी हो गई। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। उस फरमान में क्या किया? उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ साथ जो 10,000 रुपये सालाना राशि देके उन्होंने सूरत के सभी जो है कर जितने भी थे उनको मुक्त कर दिया। तो इसके अलावा कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये का एक मामूली सा जो है रकम अदा करना होता था। इसके अलावा एक बड़े फैसले में उसी फारकूशियर ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि बम्बई में ढाले गए कंपनी के जो रुपये हैं वो जो है मान्य होंगे, उनकी वैधता प्रदान कर दी गई। मतलब कंपनी जो सिक्के डाले गए उसे मुगल साम्राज्य में वो कहीं भी चला सकता था। उसके पहले जो सिक्के चलते थे वो मुगलों का ही चलता था, उनके ढाले गए। पर अब क्या है कि वो भी अपना सिक्का ढाल सकते हैं, उनको जो है उनकी वैलिडिटी प्रदान कर दी गई कि ये भी वैलिडेट होंगे, मतलब ये सिक्के भी मान्य होंगे जो कंपनी ढालेगी, यानी जो अंग्रेज द्वारा बनाए जाएंगे। इसके फलस्वरूप क्या है कि संघर्ष में जो है धीरे धीरे अंग्रेज मजबूत होते गए और उन्होंने पूरे भारत में अपना जो है सिक्का जमा लिया। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर उनसे पहले चलिए हम लोग थोड़ा फ्रांसीसियों को भारत में एंटर करवा दें। बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे अंग्रेज के बारे में इसके बाद वाले सेशन में। फ्रांसीसियों का आगमन जो है भारत में होता है 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी भी जैसे अलग अलग यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अलग अलग कंपनियों का स्टेबलाइजमेंट किया, उस तरह से फ्रांसीसी भी भारत में आए। उन्होंने भी ये जो देख सकते हैं ये चिन्ह है वहाँ का फ्रांसीसियों का, उन्होंने ही भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया।
तो भारत में जो फ्रांसीसियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया 1664 ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया? कोलबर्ट के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि भारत में फ्रांसीसियों द्वारा जो स्थापित किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? कोलबर्ट ने किया 1664 ईस्वी में। इसके पश्चात जैसे अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली, चाहे सूरत में हो, मछलीपट्टनम में हो, उस तरह से भारत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली। कहाँ पे खोली? सूरत में खोली। ठीक है, सूरत में व्यापारिक कोठी खोली 1668 ईस्वी में। किसके द्वारा खोली गई ये व्यापारिक कोठी? फेंको केरो के द्वारा जो है ये व्यापारिक कोठी सबसे पहले खोली गई, फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1668 ईस्वी में सूरत में। व्यापारिक कोठी खोलने के पश्चात बाकी यूरोपियों की तरह फ्रांसीसी भी भारत में अपना विस्तार करने लगे। इनकी सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 1674 ईस्वी में इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की। तो पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। याद रखिएगा, नाम याद दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की थी। एक और चीज़ याद रखिए कि जो फ्रांसिस मार्टिन था वो भारत में फ्रांसीसियों का जो है वो पहला गवर्नर था। तो अगर पूछा जाए कि भारत में फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस मार्टिन था। और उनकी विशेष उपलब्धि क्या थी? 1674 ईस्वी में उसने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। इसके अलावा धीरे धीरे वो क्या है, साउथ से धीरे धीरे वो बढ़ते गए। कहाँ बढ़ते गए? बंगाल की तरफ। और बंगाल में चंदन नगर का स्थापना किया। चंदन नगर में कोठी की स्थापना की, जो अभी भी है चंदन नगर में। 1690 से 92 तक उन्होंने चंदन नगर में एक कोठी की स्थापना की। इसके बाद बहुत ही एक प्रसिद्ध जो है वो गवर्नर आते हैं जिसका नाम है डुप्ले। ये डुप्ले के आने के पश्चात इन्होंने फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी उनका कायाकल्प कर दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनका विस्तार किया, बहुत उनको फैलाया। डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उनकी नियुक्ति चंदन नगर में की गई थी। 1730 में जो है मुकदमा जीतने के पश्चात जो है डुप्ले को भारत में रिक्रूट किया गया। कहा जाता है कि डुप्ले में व्यापक दृष्टि के साथ राजनीतिक जो है अंतर्दृष्टि भी बहुत ज़्यादा थी। उनमें अच्छे प्रशासक के गुण थे। इसके अलावा जो है एक अच्छे राजनीतिक हो, एक अच्छे नेता के गुण भी उनमें मौजूद थे, जिसके कारण से उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों के जो विस्तार को बहुत बढ़ाया। तो डुप्ले को विशेषतः किस लिए जाना जाता है मैं बता दूं कि भारत में फ्रांसीसियों द्वारा 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है या तो इंडो कैनेडियन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों द्वारा 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फ्रांसीसियों के ये तीनों युद्ध, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए इनके बारे में देख ले, कब लड़ा गया, किस काल में लड़ा गया। मैंने शॉर्ट जो है अच्छे से इसे जो है बना के आप लोग के लिए रखा है। आप लोग इसे डायरेक्टली जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। किस काल में जो ये लड़ा गया, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, किस काल में लड़ा गया? 1746 से 1748 तक लड़ा गया। 2 साल तक ये लड़ा गया। इसका मुख्य कारण क्या था आपको बता दूं दोस्तों। इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का कारण था और दूसरा क्या था कि उस वक्त अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही भारत में सक्रिय थे दोनों। और क्या हो रहा था कि भारत के जो शासक थे, यानी पुराने शासक जो राजा थे, वो कमज़ोर होते जा रहे थे। तो ये फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही उन राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, ताकि वो अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों के विरुद्ध भड़काते थे और फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे, ताकि वो राजा उनके साथ मिल जाए और एक पार्टी बाहर निकल जाए, क्योंकि जंगल में एक ही शेर रह सकता है। तो ये मुख्य कारण माने जाते हैं फ्रांसीसियों की लड़ाई के कारण, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण। ये जो युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? ये युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब जो थे उस वक्त कौन थे? अलाउद्दीन के मध्य लड़ा गया, जिसमें कि फ्रांसीसियों का जो लीड कर रहा था उस वक्त डुप्ले कर रहा था। और इसका परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई और जिससे क्या है कि वो डुप्ले जो था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसमें एक और जो इसका एंड हुआ वो एक बहुत बड़ी संधि के साथ हुआ। क्या नाम है उस संधि का? एला सापल की संधि, जिसे कहा जाता है एला सापल की संधि। इस संधि में ये फैसला लिया गया कि
कर्नाटक की युद्ध समाप्त हो जाए, साथ में क्या हो कि कोई भी चाहे अंग्रेज हो या फ्रांसिस हो वो किसी राजा के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध का मुख्य कारण ही यही था। तो इन चीज़ों को याद रखिए। काल कौन सा था? कारण, युद्ध, परिणाम और संधि। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद शुरू होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये संधि की गई कि चाहे अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, कोई भी आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर वह मानने वाला कहाँ थे? उन्होंने फिर से जो है शुरू कर दिया, और जिसके फलस्वरूप क्या है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। कब शुरू हुई? 1749 ईस्वी में, 1749 में शुरू हुई और 1754 यानी 1754 तक यह चला। इसके मुख्य कारण के रूप में अगर बात की जाए तो अगेन जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, उसी तरह से हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? प्रथम युद्ध जो है वो तो पीछे पीछे थे वो लोग, पर द्वितीय युद्ध में वो खुल के सामने आ गए और खुल के युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच में। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारत के राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया, और इसमें जो है पहले जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी दोस्तों? उसमें फ्रांसिस की विजय हुई थी, जिसमें डुप्ले का बहुत नाम हुआ था। पर दूसरी बार जो है उनकी हार हुई, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो स्ट्रांग हो गए थे इस बार, और उसके फलस्वरूप जो है एक बहुत बड़ी संधि करनी पड़ी, जिसे पौंडीचेरी की संधि कहते हैं। पौंडीचेरी की संधि कब की गई? 1754 ईस्वी में संधि की गई, और इसमें यह डिक्लेयर किया गया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामले में अब हस्तक्षेप हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है वो कमजोर हो चुके थे फ्रांसीसी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के हार ने फ्रांसीसियों को बहुत धक्का लगा, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और उनकी जगह चार्ल्स गोडेहू को नया गवर्नर नियुक्त किया गया। तो जब फ्रांसीसी कमजोर हो गए थे तो अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उनके अनुसार से अब फ्रांसीसियों को देश से बाहर निकालने का समय आ गया था। इस कारण से उन्होंने पौंडीचेरी की जो संधि था उनका उल्लंघन किया, और 1758 से लेके 1763 तक यानी 1763 तक कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला। इस युद्ध को कभी कभी सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 साल तक चलता रहा। ये युद्ध 1758 से 1763 तक ये युद्ध चलता रहा। इनके कारणों की अगर बात करें तो इसका मुख्य कारण था फ्रांसीसी सेनापति जो थे काउंट दे लाली, उनके द्वारा मद्रास पर आक्रमण कर दिया गया था, जिनके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया और युद्ध शुरू हो गया। ये किनके मध्य हुआ? ये युद्ध भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इनका परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम ये हुआ कि लाली को ब्रिटिश सेनापति जो थे आयरकुट द्वारा हरा दिया गया, और 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध के साथ इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को देश से बाहर निकाल दिया। यानी वांडीवास का जो युद्ध था 1760 का, ये जो 1760 का वांडीवास का युद्ध है ये बहुत निर्णायक युद्ध है, इसे आप याद रखिएगा। इस वांडीवास युद्ध के साथ ही जो फ्रांसीसी थे वो भारत से वास आउट हो गए, आप लोग कह सकते हैं। इनका भारत से पत्ता कट गया और भारत में एक छत्र राज्य हो गया जो अंग्रेजों का। और इसकी अंत हुई जो पेरिस संधि से, जो 1763 ईस्वी में हुई। उसके बाद जो फ्रांसीसी थे वो एक छोटे से जगह में सिमट कर रह गए। तो फ्रांसीसियों की हार हुई, इतनी बड़ी शक्ति जो थी भारत में आई और वे हार कर चली गई भारत से जो अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या मुख्य कारण था? इनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एज ए हिस्ट्री अगर आप लोग अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं या तो यूपीएससी में या तो अच्छे एग्जाम्स में, तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है कि क्या कमी थी फ्रांसीसियों में जिसके कारण से उनकी हार हुई। तो आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख ले। मुख्य कारण था कि कंपनी का स्वरूप, कि नेपोलियन जैसे बड़े नेतृत्व में फ्रांसीसी पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। उसके बाद डुप्ले जो थे उन्होंने भारत पर बहुत बड़ी विजय हासिल की, लेकिन फिर भी जो है वो भारत में टिक ना पाई और भारत में उनकी हार हुई। कारण थी कि कंपनी का स्वरूप जो बात करते हैं, इनका स्वरूप, फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। तो इसका प्रभाव ये था कि फ्रांसीसी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लग्न और निष्ठा से काम नहीं करते थे, जबकि जो अंग्रेजी कंपनी के जो कंपनी के जो लोग थे अंग्रेज के, वो बहुत निष्ठावान थे अपने कर्म के प्रति।
तो कंपनी का जो स्वरूप है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसके कारण से फ्रांसीसियों की हार हुई। अगला है कि अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अगर आर्थिक मतलब क्या है कि अर्थ मतलब मॉनिटरी और व्यापारिक यानी जो व्यापार की जो चीज़ें हैं उनकी श्रेष्ठता की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी कंपनी में जो थी वो बहुत कमज़ोर। अगर अंग्रेजों के कंपेयर में बात की जाए तो फ्रांसीसी की तुलना में अंग्रेज ने 1736 से लेकर 1756 के बीच लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा व्यापार किया। आप लोग इस व्यापार की श्रेष्ठता को देख सकते हैं कि 2.5 गुना ज़्यादा व्यापार किया अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। और युद्ध मतलब अंग्रेज लगातार युद्ध करते रहे फिर भी उनका मुख्य ध्यान हमेशा जो है वो बिजनेस पे रहा। उन्होंने अपने बिजनेस को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को हमेशा जो है मजबूत बनाए रखा। उसी का प्रतिफल था कि वो हमेशा विजयी होते रहे। अगला जो है वो अंग्रेज के बंगाल विजय की बात करते हैं। अंग्रेज की जो बंगाल विजय है वो बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ से बहुत बड़ा जो है अमाउंट में मनी मिलता था, उन्हें कर वसूल करते थे अंग्रेज, क्योंकि जो फारकुशियर के जो फरमान के अनुसार से बंगाल के पूरा कर वसूल करने का उन्हें जो है अधिकार मिल गया था। उसके अनुसार से अंग्रेज जो है बहुत बड़े अमाउंट में कर, लेकिन उसके विरुद्ध फ्रांसीसियों के पास कोई ऐसी शक्ति मतलब बड़ी जगह नहीं थी जहां से वो कर प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अंग्रेज जो हैं उस धन का यूज़ करते थे ऑल इंडिया में बाकी जगहों में युद्ध करने के लिए। अंग्रेजों ने जो मद्रास में युद्ध हुए अलग अलग उनका यूज़ किया, मतलब जो बंगाल के पैसे का यूज़ किया वहाँ युद्ध करने के लिए, इसलिए भी वो जीते। और एक बड़ा जो कारण माना जाता है वो है डुप्ले की वापसी। द्वितीय कैनेडियन वार के बाद जो है आपको पता है कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ये एक बहुत बड़ी जो है गलती हो सकती है फ्रांसीसी सरकार की, क्योंकि डुप्ले को जो है भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, भारत की परिवेश जो है, और ये बहुत बड़ा अच्छा राजनीतिक भी था। पर एक हार के कारण मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के हार के कारण उनको वापस बुला लेना एक अंग्रेजों जो फ्रांसीसी सरकार की एक बड़ी भूल हो सकती है, इसे माना जाता है। इसी कारण से फ्रांसीसियों की असफलता का मेन कारण माना जाता है। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसमें जो फ्रांसीसियों की हार हुई, इसका मुख्य कारण माना जाता है क्योंकि जो लाली जो काउंट डी लाली थे वो अदूरदर्शी थे, मतलब उतने ज़्यादा सक्रिय नहीं थे उनकी भूमिका, और उतने ज़्यादा वो जो एक्टिव नहीं थे, और उनको कूटनीतिज्ञ नहीं थे, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति थे, इसलिए जनता का भी उन्हें सपोर्ट नहीं था। इस कारण से भी उनकी हार हुई। अगला है फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर हो जाना। फ्रांसीसी जो है थल सेना में तो बहुत मजबूत थे, पर जल सेना की भी अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी बहुत कमज़ोर थे, जिस कारण से अंग्रेज़ों के लिए वो जो है कमज़ोर साबित हुए और अंग्रेजों ने आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं फ्रांसीसियों की असफलता की। अगली बात करते हैं डेनिस की। डेनिस जो कि डेन्स के नाम से भी जाना जाता है, वो अंग्रेजों के बाद जो है वो डेनिस भारत में आए। कब आए? 1616 ईस्वी में भारत में आए। डेनिस को मुख्यतः जो है डेनमार्क के जो व्यापारी थे उन्हें डेनिस कहा जाता है। वो व्यापारी भी भारत आए अंग्रेजों के बाद 1616 ईस्वी में। तंजौर जिले में सबसे पहले उन्होंने 1620 में अपनी प्रथम कोठी की स्थापना की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दूं। फिर 1620 ईस्वी में जो तमिलनाडु के त्रिवंकोर है वहाँ भी अपनी कारखाना स्थापित किया। उसकी सबसे बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाती है बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ये इनके विस्तार के इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ? स्वीडिश बाकी जैसे यूरोपियन कंपनी थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, इस तरह से स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। पर उन्होंने जो है अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और 1854 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियों को जो है अंग्रेजों को बेच दिया और वो भारत से चले गए। तो उनकी फैक्ट्री बेचने के कारण अंग्रेज और ज़्यादा जो है मजबूत हो गए और अल्टीमेटली जो डेनिस है वो भारत से उनका विदा हो गया। 1854 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी सारी चीज़ें बेच दी, क्योंकि वो व्यापारिक गतिविधियां जो हैं वो ज़्यादा चला नहीं पाए, उनका ध्यान ज़्यादा नहीं था, वो मुख्यतः जो है धर्म प्रचार में ही लगे रहे, इसलिए से वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुख्य कारण था डेनिस का असफलता का। क्योंकि डेनिस जो है वो जो डेन्स कहा जाता है या तो जो डेनमार्क के व्यापारी थे वो
आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थे, क्योंकि उन्हें कर ज़्यादा नहीं मिल पाता था, यहाँ से ज़्यादा पैसे गेन नहीं कर पाते थे। और अपनी भारतीय बस्तियों जो है वो इसी कारण से उन्होंने लास्ट में अंग्रेज़ों को 1845 में सब बेच के वो यहाँ से चले गए। इसका और मुख्य कारण जो है उनके हार के ये माना जाता है कि इन्होंने व्यापार की तुलना में जो है धर्म प्रचार ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, जबकि व्यापार पे कम ध्यान दिया, जिसके कारण से पब्लिक भी इनसे खुश नहीं थी और इनकी असफलता का मुख्य कारण इन्हें भी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे डेनिस के बारे में कुछ मुख्य तत्व। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को बढ़ाया, बंगाल में आगे किस तरह से बढ़े और किस तरह से क्रांतियाँ शुरू हुई और आगे किस तरह से भारत को आज़ादी मिली। आगे हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे। जी दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।